इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल का मतलब हमारे पास दो चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है। तो हमारे पास कुछ इस तरह की सिचुएशन हमें दिखाई देगी। यहाँ पर मान लो माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पर हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, अगर वो डिस्टेंस की वैल्यू है इस तरीके से डी, तो हमारे पास एक डाइपोल इसको बोला जाएगा, और वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। उसको ड्रॉ करते हैं नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। इसको याद रखना, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरह हमारे पास डाइपोल होता है। अच्छा, इस डाइपोल अब एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसके पास हमारे पास देखो डायरेक्शन है इस दिशा में, है ना। और जो डाइपोल होगा उसका जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा वो आ जाएगा Q टाइम्स डी। अच्छा, डी भी अगर मैं वेक्टर बना दूँ यहाँ से इस तरीके से, तो आप लिख सकते हो डाइपोल की वैल्यू Q टाइम्स वेक्टर डी इस तरीके से आ जाएगी। ये आप देख सकते हो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। अब हमें करना क्या होता है, हमें डाइपोल के केस में अलग अलग पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल पता करना होता है। तो लेट्स से हमारा डाइपोल यहाँ पर इस तरीके से रखा हुआ है, तो दो जगह पे, एक तो ये होगा इसके एक्शियल पॉइंट्स, ये होगा इसके इक्वेटोरियल पॉइंट्स। एक्शियल पॉइंट्स पे और इक्वेटोरियल पॉइंट्स पे दोनों में हम इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के फॉर्मूले देख लेते हैं। किसी भी पॉइंट पर, यहाँ पर ये है एक्शियल पॉइंट्स, यहाँ पर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो इस तरफ आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू 2kp डिवाइडेड बाय आर क्यूब। और सिमिलरली इसके जो इक्वेटोरियल पॉइंट्स होंगे, मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो एक्चुअली इससे देखो यहाँ पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पर इस तरीके से बनती है, ऐसे, है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आ जाएगा इस तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है वो आ जाता है Kp/r³। ऑलराइट, देखो डायपोल हमारा इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बन रहा है, तो यहाँ पर हम एक माइनस लगा देंगे, तो हमारे पास विद साइन इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। ये इस दोनों वेक्टर फॉर्मूले हैं। ये एक्शियल पॉइंट्स है, ये हमारा इक्वेटोरियल पॉइंट है। कौन सा है? इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना आ गया। अच्छा, अगर हमसे कोई इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ ले, लेट्स से यहाँ पर, तो इसको आप किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर सकते हो? देखो, क्योंकि डाइपोल एक वेक्टर है, आपको इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर लेना है, दो डाइपोल्स में इसको रिजॉल्व कर लो। एक ऐसा हो जाएगा, दूसरा वाला कुछ इस तरीके से हो जाएगा, है ना। इन दोनों का वेक्टर सम ये वाला डाइपोल होने वाला है। अब ये जो पॉइंट है एक के तो एक्शियल पॉइंट पर है, तो उसके कारण यहाँ पर हमारे पास कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगा, और ये दूसरे वाले के इक्वेटोरियल पॉइंट पे, तो उसके कारण पीछे की तरफ इस तरफ हमारे पास कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। अगर हमारे पास ये जो डाइपोल था ओरिजिनल, इसका मैग्नीट्यूड था P, और ये वाला एंगल है हमारे पास लेट्स से थीटा, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर देखो ये P था, तो ये वाला जो हो जाता है वो हो जाता है हमारा P cos थीटा। दिस विल बी P cos थीटा। ये हो जाएगा हमारा P sin थीटा। खाली वेक्टर को हमने रिजॉल्व कर दिया है ना, इस तरीके से और इस तरीके से। ऑलराइट, P cos थीटा के हम हैं कौन से वाले पॉइंट पे? एक्शियल पॉइंट पे, इसके एक्सिस पे हैं, तो ये वाला मैग्नीट्यूड हो जाएगा, दिस विल बी 2k P cos थीटा डिवाइडेड बाय r³, और ये वाला हो जाएगा इक्वेटोरियल, दिस इज इस वाले का इक्वेटोरियल, तो पीछे की तरफ यानी इस तरफ आ जाएगा Kp sin थीटा डिवाइडेड बाय r³। ये हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा। आप इन दोनों का ही जो भी वेक्टर एडिशन होगा इस तरीके से आप निकाल सकते हो। भैया हमारे पास यहाँ पे फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ रही है। अब ये तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देख लिया जो वेक्टर होता है। एक और चीज़ जो हमें पढ़नी होती है वो होता है पोटेंशियल। पोटेंशियल यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है एक्सियल पॉइंट पे, पोटेंशियल एक्सियल, उसकी जो वैल्यू होती है वो जाती है Kp/r²। ये स्केलर क्वांटिटी होती है ना, पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। और इक्वेटोरियल पॉइंट पर हमारे पास जो पोटेंशियल होता है उसकी वैल्यू होती है 0। क्यों 0 होती है? बेसिकली यहाँ पर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ पर जितना पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, नेगेटिव चार्ज के कारण उतना ही नेगेटिव पोटेंशियल हो जाता है, 0 आ जाता है। तो एक्शियल पॉइंट पे हमेशा पूरे के पूरे डाइपोल में पोटेंशियल की वैल्यू 0 रहती है। ये ध्यान रखना है, इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अच्छा, अब इस पॉइंट पर हमारे पास क्या पोटेंशियल होगा, इसको कोई बता सकता है? देखो अगेन हम उसी डाइपोल को दो पार्ट्स में इस तरीके से रिजॉल्व कर लेंगे। ये जो P sin थीटा है उसके तो हम एक्शियल पॉइंट पे हैं, तो उसके कारण कोई पोटेंशियल नहीं होगा। लेकिन ये दूसरा वाला जो डाइपोल है
पी कॉस थीटा, इसके एक्शियल पॉइंट पे मैं हूँ, तो एक्शियल वाला फॉर्मूला यहाँ पर लग जाएगा। हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पोटेंशियल विल बी के पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। देखो हमने यही वाला फॉर्मूला लगाया, कौन सा, एक्शियल वाला, लेकिन इस बार पी की जगह यहाँ पर पी कॉस थीटा का हमने इस्तेमाल किया है। इस तरीके से आप पूरे में कहीं पर भी डायपोल के लिए पोटेंशियल और फील्ड निकाल सकते हो सिर्फ इन फॉर्मूले का यूज करके। Two ideal electric dipoles A and B having their dipole moments P1 and P2 respectively are placed on a plane with their center so as shown in the figure। तो हमारे पास ये डायपोल है P1, ये डायपोल है P2। At point C on the axis of dipole A, the resultant electric field is making an angle of 37 degree with the axis। The ratio of the dipole moment of A and B P1 by P2 is, तो हमारे पास P1 by P2 का रेशियो हमें बताना। आप देखो इसको किस तरीके से करना है। पहली बात तो ये समझो, ये जो P1 है उसके ये एक्शियल पॉइंट पर है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इसी दिशा में होगा। इसको मैं लिख सकता हूँ दिस इज E1। ये हमारा P2 है, P2 के लिए ये इक्वेटोरियल पॉइंट है, तो यहाँ से फील्ड लाइन कुछ इस तरीके से आती होंगी। तो यहाँ पर आप देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली ऊपर की तरफ हो जाएगा, उसको मैं बोलता हूँ दिस विल बी E2। P1 और P2 के लिए यहाँ पर आपको फॉर्मूले लगाने हैं, उनके अब रेशियो पता करने हैं। बहुत ही सिंपल है, ज्योमेट्री बना दी, सब समझ आ जाता है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है सी। कैसे आया देखो, P1 के लिए एक्शियल पॉइंट पर है, तो देखो सबसे पहले E1 का सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखूंगा, फॉर्मूला लगाएंगे 2kp/r³। यहाँ पर P1 की बात हो रही है। सिमिलरली P2 के कारण जो E2 होगा वो अब देखो P2 के इक्वेटोरियल पॉइंट पर है, तो यहाँ पे इसका जो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हो जाएगा वो जाएगा kp2/r³। अच्छा, हमें बोला है कि इन दोनों का एंगल 37 डिग्री बन रहा है इस तरीके से। ये एंगल है 37 डिग्री, तो क्या मैं लिख सकता हूँ tan 37, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 3/4 इज इक्वल टू E2/E1। जैसे ही आप यहाँ पे E2/E1 करोगे तो हमारे पास आ जाता है P2/2P1। इस तरीके से हमसे पूछा क्या है P1/P2, उसकी वैल्यू यहाँ से आ जाती है। देखो ये इस तरीके से कट जाएगा 2, P1/P2 की वैल्यू आ जाएगी 2/3 विच इज ऑप्शन सी। बहुत ही सिंपल सा ये सवाल था। डायपोल इन यूनिफॉर्म फील्ड, इस पे बहुत सारे सवाल आते हैं। तो देखो मान लो हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से एक डायपोल रखा हुआ है किसी एंगल पर। डायपोल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास रहा होगा +Q चार्ज इस तरीके से, ये है +Q, ये होगा हमारे पास -Q। तो हमारे पास जो फोर्स लगेंगे, फोर्स कितने लगेंगे, इस तरफ जो फोर्स लग जाएगा, अगर हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड E था तो हमारे पास ये वाले फोर्स की वैल्यू हो जाएगी Q/E। सिमिलरली ये क्योंकि नेगेटिव चार्ज है उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा उसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा Q/E। क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ F नेट इज इक्वल टू Q/E प्लस -Q/E विच इज इक्वल टू 0। हमारे पास टोटल फोर्स की वैल्यू आ जाती है 0। अच्छा, सिमिलरली अब इसमें आप देखोगे कि ये इधर फोर्स लग रहा है, इधर फोर्स लग रहा है, इस पर कुछ इस तरीके से टॉर्क आने वाला है। यहाँ पर हमारे पास हम एक टॉर्क ज़रूर ऑब्जर्व करते हैं इस तरीके से। अब टॉर्क की जब कैलकुलेशन आप करोगे तो टॉर्क की कैलकुलेशन में ये एंगल थीटा, कौन सा एंगल, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और हमारे पास इस तरीके से डायपोल वेक्टर के बीच में है वो आ जाता है, और हमारे पास टॉर्क का फॉर्मूला आ जाता है वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, या फिर इसी को आप लिख सकते हो PE साइन थीटा। और अगर थीटा की वैल्यू स्मॉल हो जाएगी तो साइन थीटा को हम क्या लिख पाएंगे, सिर्फ थीटा, और यहाँ पर SHM फिर होता है, जिसके हम टाइम पीरियड वगैरह के डेरिवेशन भी देख चुके हैं जब हमने SHM पढ़ा था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ पर देखो हमारे पास जो डायपोल होता है, डायपोल की टेंडेंसी होती है कि वो अपने आप को हमेशा जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है उस तरफ रखना चाहेगा, तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। फिर आप इसको फोर्स लगा के उल्टा घुमाओगे तो देखो टॉर्क इस पे इधर लगेगा कि भाई तुम तो वापस ही उधर आ जाओ। फिर भी आप इसको ज़बरदस्ती इधर लाओगे तो आप उसके ऊपर कुछ वर्क कर दोगे
तो वो उसमें वर्क कर दिया तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ चुकी है ना, वो वापस इधर आना चाहता है पर आपने उसको ऐसे घुमा दिया, जैसे ये नीचे आनी चाहती है पर मैंने इसको उठा के ऊपर रख दिया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा दी। तो जब भी ये डाइपोल की तरफ होगा तो सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी होगी, उसके बाद आप इसको घुमाते चले जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाते जाओगे। और पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला आता है हमारे पास, उसके जो डेरिवेशन तो नहीं करेंगे, -P.E उसकी वैल्यू होती है, ये एक स्केलर क्वांटिटी आएगी ऑब्वियसली। और यहाँ पर इसी को लिखा जा सकता है -P.E cos थीटा। इसको विजुलाइज करके भी देखते हैं। ये हमारे पास इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पर मेरे पास मान लो एक डाइपोल ये है P और दूसरा डाइपोल यहाँ पर है इस तरीके से P और तीसरा डाइपोल यहाँ पर इस तरीके से है P। इनकी सबकी पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमें P.E cos थीटा करना पड़ेगा, माइनस लगा हुआ है। इसका एंगल कितना है विद इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों सेम डायरेक्शन में, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 आ जाती है। यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 डिग्री, है ना। यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 डिग्री। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है वो इधर है तो 180 डिग्री का डिफरेंस है, 180 डिग्री। अब आप यहाँ पे वैल्यूज रखते जाओ। कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, लेकिन यहाँ माइनस लगाया तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, U इज इक्वल टू -P.E। यहाँ पे आप देखोगे U की वैल्यू आ जाती है 0, यहाँ पे आप देखोगे U की वैल्यू आ जाती है +P.E। तो जो U इज इक्वल टू 0 है ये हमने रेफरेंस पॉइंट मान लिया है और उसके हिसाब से यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कम है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है। सवाल इस तरीके के पूछे जा सकते हैं कि भाई इसको हमने रोटेट किया है 45 डिग्री से, तो बताओ कितना वर्क करना पड़ा होगा। अगर आप इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में घुमा रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है इधर जाए, लेकिन आप उसको उल्टा घुमा रहे हो तो आपको फिर मेहनत करनी पड़ेगी। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होगा। कैसे चेंज करोगे आप पता कर सकते हो, वर्क डन विल बी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इस तरीके से आप पता कर सकते हो। ये है हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E और हमारे पास मान लो यहाँ पर डाइपोल था P, फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास डाइपोल है P, यहाँ पे हमारे पास डाइपोल है P, यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से डाइपोल है P और यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से डाइपोल है P। अलग अलग केसेस में हम देखते हैं हमारे पास वैल्यूज़ क्या आने वाली है। सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास थीटा की वैल्यू किस तरीके से आएगी। देखो थीटा हमारे पास यहाँ पे इन दोनों के बीच में एंगल की वैल्यू 0 है, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ पे आएगा π/2, यहाँ पे आएगा पाई, या फिर इसको 180 डिग्री लिख सकते हो। ये हो जाता है हमारे पास π/4, ये हो जाएगा हमारे पास 3π/4 इस तरीके से। ऑलराइट, फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फोर्स इज इक्वल टू, हमें पता है डाइपोल पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में सभी जगह फोर्स की वैल्यू 0 आ जाती है इस तरीके से। तो क्या ये सारे के सारे इक्विलिब्रियम में, सिर्फ फोर्स से इक्विलिब्रियम नहीं डिसाइड होता, हमें टॉर्क भी चेक करना पड़ेगा। टॉर्क चेक कर लेते हैं। हमारे पास टॉर्क की वैल्यू कितनी होती है, P.E साइन थीटा। ठीक, यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू देखो, यहाँ पर 0 होगी, यहाँ पर भी साइन थीटा की वैल्यू 0 होगी, बाकी मैक्सिमम होगी 90 डिग्री पे, तो यहाँ वैल्यू आ जाती है P.E, यहाँ जाएगा P.E डिवाइडेड बाय √2, यहाँ पे भी आ जाएगा P.E डिवाइडेड बाय √2। तो यहाँ पे भी टॉर्क 0 है, यहाँ पे भी टॉर्क 0, तो ये हमारे पास दो इक्विलिब्रियम पोजीशन आ जाती है ना। इसको मैं बोल दूंगा दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, और ये वाला जो हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल क्यों, इसको आप थोड़ा सा भी डिस्प्लेस कर दोगे तो पूरा घूम के इस तरफ आ जाएगा, है ना, फिर वहाँ पे वाइब्रेट करता रहेगा। तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। ऑलराइट, एक और चीज़ हमें देखनी थी, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था P.E cos थीटा माइनस में, तो -P.E cos थीटा, इस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जाएगी -P.E, यहाँ पे वैल्यू होगी +P.E, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होती है 0, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी P.E डिवाइडेड बाय √2, यहाँ पे भी वैल्यू आ जाएगी P.E डिवाइडेड बाय √2। ये माइनस की है, ये प्लस की है। तो आप देखो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ 0 थी, लेकिन 0 इज़ नॉट मिनिमम, मिनिमम इस तरफ होती है, ये मैक्सिमम होती है। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी में मैक्सिमम चेंज कितना किया जा सकता है, P.E से लेकर के -P.E, 2 P.E का डिफरेंस हमारे पास हो सकता है यहाँ पर। ठीक, An electric dipole has a fixed dipole moment P, which makes angle of theta with respect to x-axis. When subjected to an electric field E1, it experiences a torque of T1 is equal to इतना. When subjected to another electric field E2, it experiences a torque of इतना. The angle theta is. तो यहाँ पर
आपको डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाते ही आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। डायग्राम बनाओ और आंसर निकालो। इसका करेक्ट आंसर है बी। कैसे आया? तो सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे अच्छा सा। हमारे पास ये इस तरीके से एक्स एक्सिस है, ये है हमारे पास वाई एक्सिस और ये है हमारे पास जेड एक्सिस। इस तरीके से हमारे पास जो डाइपोल है वो एक्स वाई प्लेन में होगा और यहाँ पर मान लो मैंने इस तरीके से डाइपोल ऐसे बना दिया है। ऑलराइट, डाइपोल का जो मैग्नीट्यूड है वो है हमारे पास पी। व्हेन सब्जेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इज इक्वल टू ई आई कैप। तो ये सिर्फ एक्स डायरेक्शन में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हुई है। ये आ जाता है हमारे पास ई आई कैप। अब देखो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है। पहली बात तो ये है एंगल थीटा। हमारे पास जो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क होता है पी ई साइन थीटा और उसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ रही है हमारे पास टाउ टाइम्स के कैप के बराबर। इसकी वैल्यू टाउ टाइम्स के कैप। तो ये देखो ये इस तरफ घूमने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे राइट हैंड रूल लगाओ, पी क्रॉस ई करोगे तो एक्चुअली टॉर्क हमारा इस डायरेक्शन में आता है मैग्नीट्यूड वाइज। तो या तो फिर ये इस तरीके से रहा होगा हमारे पास पी। खैर अभी हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करनी है तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप इसको पी को ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ, दोनों चीज़ें कर सकते हो। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास व्हेन सब्जेक्टेड टू अनदर इलेक्ट्रिक फील्ड E2 इज इक्वल टू √3E टाइम्स जे कैप। तो अब सिर्फ वाई डायरेक्शन में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरीके से, दिस इज √3 टाइम्स ई। मैग्नीट्यूड में इससे बड़ा है, डायरेक्शन इस तरीके से उसका है। ऑलराइट, अब की बार जो हमारे पास टॉर्क आएगा, अब की बार इन दोनों के बीच में देखो एंगल कितना है। इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो है 90 माइनस थीटा इस तरीके से। अब की बार जो टॉर्क लगा है वो मैग्नीट्यूड में उतना ही है, खाली डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो अगेन अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं, ओनली मैग्नीट्यूड उसकी बात करूं तो पी ई साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू टॉर्क। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो √3 टाइम्स ई था, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा P इंटू √3E। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो इसी को मैं लिख दूंगा P इंटू √3E और साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू जो होती है वो जाती है कॉस थीटा के बराबर। तो ये भी हमारे पास टाउ के बराबर आ रहा है। इन दोनों इक्वेशन को आप डिवाइड कर दोगे तो हमारे पास वैल्यू हो जाती है tan थीटा अपॉन √3 इज इक्वल टू 1। थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाती है? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √3 विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। बी बिकम्स आवर करेक्ट आंसर। तो इसका ध्यान रखना, आपको किस तरीके से एंगल्स लेने हैं उसको पता होना चाहिए आपको। ये इन दोनों के बीच का एंगल था थीटा, तो हमने यहाँ पे साइन थीटा का यूज़ किया था, मैग्नीट्यूड टाउ आया। इन दोनों के बीच में एंगल था 90 माइनस थीटा, तो हमने साइन 90 माइनस थीटा का यूज़ किया, तो भी मैग्नीट्यूड उतना ही आया, ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा, आना भी चाहिए। देखो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इसे इधर घुमाना चाहता है, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इसे इधर घुमाना चाहता है। मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, ये हम यहाँ पर देख भी सकते हैं ग्राफिकली। ये जो छोटा सा वीडियो अभी आपने देखा वो एक छोटा सा पार्ट है एक बहुत ही प्यारे से फिजिक्स के फुल सिलेबस क्रैश कोर्स का, जिसमें 11th और 12th दोनों की कंप्लीट फिजिक्स कवर कराई गई है, इसी तरीके से कलरफुल नोट्स के साथ में, जिनकी PDF तो एक्चुअली आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। कहाँ से डाउनलोड करना है? JEE.crashup.in, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाओ, फ्री PDFs को डाउनलोड करो, प्रिंट लो, अपनी अच्छे से तैयारी करो, उसमें बहुत सारे PYQs भी हैं। और अगर आप चाहते हो कि उन्हीं नोट्स के साथ में जैसे हम पढ़ रहे थे अभी वैसे ही पूरी फिजिक्स आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हो सिर्फ 40 दिनों में, तो आ जाओ। 11th और 12th दोनों का कंप्लीट सिलेबस है, वही लिंक है JEE.crashup.in। साथ में मेरे व्लॉगिंग चैनल को भी सब्सक्राइब करना। हम मिलेंगे कंप्लीट कोर्स में।